Hello, my dear student. Welcome to Excellent Study Center Educational Channel. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको ग्राफ पर देख के लग ही गया होगा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ये इस पर वीडियोस आपको मैं सेंड करने वाला हूँ। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, हालांकि मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। जो आपका जो बेसिक इंग्लिश स्पोकन क्लास है, उसका मैंने फर्स्ट यूनिट में कई सारे चैप्टर अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 या फिर शायद 11 तक आपका पूरा हो चुका है। उतने चैप्टर एंड करने के बाद एक यूनिट हमारा समाप्त हुआ है। अब यहाँ से हम लोग सेकेंड यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं, और सेकेंड यूनिट का जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हम लोग सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे इस वीडियोस में इसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स को लेंगे, बहुत ही बेसिक बात करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियोस होगा, वहाँ पे एग्जैक्ट हम इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको देंगे, सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स का। ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। ओके, तो यही हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। देखो, सेंटेंस को जानने के लिए, हालांकि आप तो ये जानते हो, मैंने बारहा आपको बताया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, नो डाउट, सही है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा और बैक आएंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि मैं आपको जीरो से हीरो की यात्रा, यानी शून्य से हीरो की यात्रा को तय हमें करवाना है। यानी बिल्कुल बेसिक से आपको एक हायर कंसेप्ट तक हमें लेके जाना है, ताकि कल हो के ये ना हो कि सर ये चीज़ें हमें नहीं आती हैं या नहीं आती थी, इस वजह से मैंने समझ नहीं पाया। जैसा कि आपको ये भी पता है कि मैंने फर्स्ट यूनिट जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने K for कॉ से मैंने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा स्टूडेंट। तो सेकेंड यूनिट भी मैं यहाँ सेंटेंसेज एंड देयर टाइप्स, आपको लग रहा होगा कि यार इसमें तो आप तो भारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन बहुत ही बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, जैसे मान रखो कि ये कोई बेबी है, तो ये जो बेबी है, तो अगर ये कुछ स्टार्टिंग में अगर बोलना स्टार्ट अगर करता या करती है, तो इसके लैंग्वेज को तो हम उतना समझ ही नहीं पाते ना, जो भी हो, चे पे दिस दैट। तो ये सिर्फ एक साउंड होता है, और साउंड जब और थोड़ा मैच्योर होता है तो वो कुछ लेटर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि पा, माँ, मम, इस तरह से बच्चे बोलना शुरू करते हैं। और जब लेटर्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि पापा, मम्मी, पानी। उसके बाद जब मैच्योर हो जाते हैं, तब ये वर्ड कन्वर्ट हो जाते हैं सेंटेंस में। तब वो बच्चा बोलता है पूरा कि मम्मी पानी चाहिए या दिस दैट। तो इस तरह से सेंटेंसेस के फॉर्मेशन की जो शुरुआत है वो साउंड से होती है। साउंड की यात्रा जाती है लेटर पर, फिर लेटर टू वर्ड, एंड वर्ड टू फाइनली सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट, आखिर ये जो मैंने आपको कहा साउंड, तो ये साउंड है क्या? अगर आपसे एक शब्दों में अगर पूछा जाए कि बेटा साउंड क्या है, तो क्या बताओगे आप, ये साउंड है क्या? देखो, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, तो उससे तो ये बातें समझ में आ रही हैं कि जो भी हम लोग कुछ बोलते हैं ना, वो साउंड का रूप होता है। ऑफ कोर्स, तो आप बोल सकते हो कि जो भी हम लोग कुछ बोलते हैं वो साउंड का रूप होता है। अब अगर लेटर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो भाषा की जो प्रथम इकाई होती है, यानी जो फर्स्ट यूनिट है, वो क्या होता है? वो लेटर होता है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा ही मैंने लिखा भी है कि भाषा की प्रथम इकाई यानी कि फर्स्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज को लेटर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ उभरता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा हमें ये बताओ कि किसी लैंग्वेज की जो प्रथम इकाई है, जो फर्स्ट यूनिट है, वो क्या होगी, तो आप अगर इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, तो इस डायग्राम के बेसिस पे तो सबसे पहले आपको साउंड आ रहा है। तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर साउंड होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी लैंग्वेज की प्रथम इकाई साउंड नहीं, लेटर्स होते हैं।
ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई बच्चा सिर्फ साउंड क्रिएट कर रहा है या आप ही साउंड अगर लगा रहे हो, तो साउंड अगर मीनिंगलेस है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो अगर तो फिर वो मीनिंगलेस है तो सेंटेंस तो बनेगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस का डिफिनेशन में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि जो उसका सीक्वेंस है, यानी उसका जो एक क्रम है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, यानी मीनिंगफुल होनी चाहिए, तभी तो वो सेंटेंस होगा ना, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं होता है। तो सेंटेंस की अगर शुरुआत अगर साउंड से हो रही है, लेकिन साउंड में ये शर्त नहीं होती कि वो आपको मीनिंगफुल ही होगा, वो मीनिंगलेस भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको एक छोटे से बेबी का मैंने एग्जाम्पल बताया स्टार्टिंग फेज का, इस वजह से इस साउंड को हम नहीं लेते हैं लैंग्वेज के इकाई में, यानी कि फर्स्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज में लेते हैं तो लेटर्स को लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि किसी भी लैंग्वेज की प्रथम इकाई साउंड नहीं लेटर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ ही गया होगा लैंग्वेज की। क्यों स्टूडेंट्स? कि मैंने यहाँ पे अभी अभी कहा ना कि किसी भी लैंग्वेज की प्रथम इकाई, तो लैंग्वेज क्या होता है ये तो और आसान है स्टूडेंट्स। आप सोचो कि लैंग्वेज क्या होता है। वेरी सिंपल स्टूडेंट, जो भी हम लोग कुछ बोलते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं, अपने भावों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, दूसरे के भावों को लेते हैं यानी कि समझते हैं, यही तो लैंग्वेज है, यही तो भाषाओं का आदान प्रदान है। तो इस बेसिस पे लैंग्वेज को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका परिचय दे सकते हैं कि अपने मन के विचारों और भावों यानी कि एक्सप्रेशन को दूसरे तक पहुंचाने तथा दूसरे के भावों को समझाने या समझने के लिए भाषा का सहारा लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब ये जो भाषा है ना, ये भाषा स्टूडेंट संस्कृत के शब्द से बना है। वेरी इंटरेस्टेड, पता है किस शब्द से? ये भाष्य धातु से बना है, और भाष्य का मतलब ही होता है बोलना। तो आप वेरी सिंपल आप कह सकते हो जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं वो भाषा कहलाता है। अरे भैया, आप हिंदी बोल रहे हो, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई जापानीज बोल रहा है, कोई नेपाली बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो भाषा को एग्जैक्टली डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप इजीली आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों यानी कि एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर से मैं बोल दूं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब ये जो भाषा है ना स्टूडेंट, इसको हम दो प्रकार से मुख्यतः डिवाइड, मैं फिर से आप सुनिए, मेनली टू टाइप्स डिवाइडेड ऑन द लैंग्वेज, बट इसे हम कई तरह से देख सकते हैं। एक सांकेतिक भाषा भी होता है, कई तरह के भाषा इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, हालांकि मुख्यतः सिर्फ दो होते हैं। इस वजह से यहाँ हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड का आपका वीडियो है, तो यहाँ पे मैं सॉफ्टली मैं लेके चलूँगा वीडियोज़ को। तो भाषा का जो प्रयोग जो है ना स्टूडेंट, वो दो प्रकार से यहाँ हम लोग देखेंगे। पहला हो जाएगा बोलकर और दूसरा लिखकर, यानी कि ओरल और रिटन। वही यहाँ पे देखो मैंने डिफाइन किया है इसको कि अतः इसका मतलब ये हुआ, क्या लिखा गया ऊपर कि भाषा के प्रकार, भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है, बोलकर और लिखकर। इसका मतलब कि भाषा दो प्रकार के होंगे, मौखिक और लिखित, ओरल एंड रिटन। ओके स्टूडेंट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, यानी कि देखो क्यों ऐसा होता है। देखो यार, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया दोस्तों स्टूडेंट्स, कि हम लोग सबसे पहले बोलना सीखते हैं। इंसान जब धरती पे आया तो सबसे पहले बोलना सीखा, इसलिए देखो नीचे मैंने लाइन भी लिखा है कि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा। तो सोचो जो भी भाषा हो, सांकेतिक हो, मौखिक हो, लेकिन
और या फिर लिखित हो, इसका जो मूल रूप होगा यानी जो मेन कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, वो तो मौखिक ही होगा ना, क्योंकि विदाउट ओरल इट इज नॉट पॉसिबल एनी लैंग्वेज फॉर्म्ड। अगर बोलोगे ही नहीं, अगर बोला ही नहीं जाएगा तो फिर वो भाषा कैसे बनेगा, और जब तक कोई चीज़ बोला नहीं जाएगा तो वो फिर किसी चीज़ का रूप कैसे लेगा, खास करके भाषा का। तो सबसे पहले हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को, तभी वो किसी चीज़ का रूप लेता है। ऐसा नहीं हुआ कि इंसान आया और लिखना ही शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि भाषा का मूल रूप जो है ना स्टूडेंट, वो होता है मौखिक, यानी भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। और मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इंसानों ने सबसे पहले बोलना सीखा स्टूडेंट। और मौखिक भाषा की जो इकाई जो होती है ना, वो ध्वनि होती है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया कि इंसान सबसे पहले बोलना सीखा, तो यार मौखिक भाषा का क्या होगा इकाई, यानी उसकी जो यूनिट है वो तो ध्वनि ही होगी ना, यानी कि साउंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कि भाषा के लिखित रूप की विशेषता। अब ये जो लिखित जो रूप है ना स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बोलना बार बार कह रहा हूँ मौखिक ध्वनि, इसका मतलब यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखित भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए स्टूडेंट कि अगर ये लिखा हुआ नहीं होता, तो जैसा कि आप अभी जो वीडियोज़ अपने मोबाइल या लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो ये तो आप नहीं देख पाते क्योंकि लिखित ही रूप नहीं होता। अगर लिखित नहीं होता तो किताब कैसे पढ़ते, और लिखित नहीं होता तो फिर मैं आपको कैसे पढ़ाता। तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि अगर लिखित नहीं होता, इसका मतलब ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता, एक जगह से दूसरे जगह ज्ञान का जो विस्तार इतना आसानी के साथ घर बैठे बैठे आप देख पा रहे हो, वो नहीं हो पाता, इत्यादि इत्यादि। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे जो है लिखित रूप की जो भाषा है उसकी विशेषताएं हो जाएंगी ऑफ कोर्स। तो आइए देख लेते हैं। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, यानी इन द फ्यूचर। जैसे कि ये जो कि आपको अभी नोट्स दिया जा रहा है, आपकी जो किताबें हैं वो किसी और ने लिखी, ये मैंने अभी नोट्स बनाया, ये मेरे द्वारा बना। अब ये जो है आप पढ़ोगे, आपके बाद कोई पढ़ेगा, तो क्या होगा, ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। मतलब हो सकता है ना कि भाषा का लिखित रूप द्वारा विचारों और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ज्ञान के संचित कोश का आधार लिखित भाषा ही है। संचित कोश का आधार का मतलब एक्यूमेटेड वेल्थ ऑफ द नॉलेज, यानी ज्ञान का जो भंडार है, जो स्टॉकेज है, उसका आधार क्या है, वो लिखित ही रूप है ना। अगर लिखा ही नहीं रहेगा तो फिर मिलेगा कहाँ से। लिखित भाषा की जो इकाई होगी स्टूडेंट, वो आपको वर्ण होगी। वर्ण का क्या सेंस है, जो अक्षर के जो मात्राएं जो होते हैं वो आपको वर्ण कहलाएंगे। तो लिखित भाषा की जो इकाई है वो वर्ण होगी, और मौखिक भाषा की क्या थी, ध्वनि थी। तो आप इसको याद रखेंगे, मौखिक भाषा की इकाई ध्वनि और लिखित भाषा की इकाई वर्ण। ओके, अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं मातृभाषा, यानी कि मदर लैंग्वेज या फिर इसे मदर टंग भी बोलते हैं। तो मातृभाषा क्या होता है, बहुत आसान है। जैसा कि आप जानते हो ना कि अपने लोग की जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और हिंदी हम लोग आम तौर से अपने घर परिवार में रह के सीख लेते हैं। इसका मतलब आप इसे कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि भाषा का वह रूप जिसे हम लोग सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखते हैं वो मातृभाषा कहलाता है। वेरी सिंपल, फिर से देख लो, भाषा का वह रूप जिसे हम लोग सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखते हैं मातृभाषा कहलाता है। या फिर आप इसे कुछ ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स कि किसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्क्रिप्ट यानी कि लिपि की। देखो, भाषा की जो मूल ध्वनि को लिखकर जो प्रकट करने और निश्चित किए गए जो चिन्ह जो होता है ना, वही लिपि कहलाता है। यानी साधारण भाषा में बोल सकते हो कि भाषा की मूल ध्वनियाँ को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है ये हिंदी का है, और ये वाला जो ग्राफ है वो आपको इंग्लिश स्क्रिप्ट कहलाता है, यानी इंग्लिश की लिपि कहलाती है। इसी के माध्यम से जो है लैंग्वेज को सुरक्षित रखा जाता है, और यानी आप कह सकते हो कि भाषा की मूल ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। ओके, प्रत्येक भाषा की लिपि
अलग अलग होती है ऑफ कोर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ यानी स्क्रिप्ट इन वेरियस लैंग्वेज, भाषा और लिपि। इधर मैंने आपको दो डायग्राम बना दिया। जैसे हिंदी और संस्कृत की अगर बात करें स्टूडेंट, तो इसकी जो लिपि है ना यानी स्क्रिप्ट, वो देवनागरी है। और ये हिंदी देवनागरी किधर से आती है? ब्राह्मी लिपि के द्वारा। अब उर्दू की बात करें तो ये फारसी, और अंग्रेजी की बात करें तो रोमन, और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का विकास प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट लिख भी दिया गया। जब सीनियर क्लास में आओगे ना, 11-12 की जब हिस्ट्री पढ़ोगे, तो वहाँ पे ब्राह्मी लिपि के बारे में और विस्तार से बताया गया है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे मानक भाषा, यानी ऐसी भाषा जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टूडेंट, इसके नाम से ही क्लियर है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऐसे लोग जो एजुकेटेड पर्सन हो जिसका इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसे मैं कुछ ऐसे डिफाइन किया कि भाषा यानी समाज में शिक्षित तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। फिर से देखो, समाज में शिक्षित तथा शिष्ट जन द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, शिक्षित और शिष्ट जन का मतलब है एजुकेटेड एंड एलिगेंट पीपुल, यानी पढ़े लिखे लोग और जो विद्वान लोग हैं, जो शिष्ट जन लोग हैं, उनके द्वारा जो भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, वही मानक भाषा कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखो मानक भाषा कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट भी हैं, वो देख लेते हैं। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होता है। व्याकरण सम्मत का मतलब ग्रामेटिकल एग्रीमेंट, यानी जो मानक जो भाषाएं जो होती है ना, वो बिल्कुल सटीक होती है, वो ग्रामेटिकल वैल्यू पर बेस्ड होती है, यानी कि ग्रामेटिकल एग्रीमेंट होता है, यानी व्याकरण सम्मत होता है। इसलिए मैंने लिखा कि मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाओं की जो संख्या है वो 22 और अप्रॉक्स, ये आपको शायद इसमें कुछ इजाफा भी हुआ है, आप एग्जैक्ट इसका देख लोगे। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है, जैसा कि हम लोग को सब लोगों को पता है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब स्टूडेंट हम जानने वाले हैं कि आखिर लिपि क्या होती है, वो आप जान चुके हो। अब हम स्टूडेंट जानेंगे बोली। नहीं बोलते हैं कि अपने अपने, तो गाना भी सुना होगा ना, शायद मोहम्मद रफ़ी का है कि अपनी अपनी बोलियां बोल के लोग उड़ जाते हैं, दिस दैट जो भी है देख लेना, सुन लेना। तो बोली क्या है भाई? सीधी सी बात है, हम लोग जो बोलते हैं वो बोली है, यानी किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा का स्थानीय रूप। नहीं बोलते बच्चा जो है ना तुतरा के बोल रहा है, लेकिन जब बच्चा अच्छा से बोलना शुरू कर देता है तब हम लोग बोलते हैं कि नहीं बाबू जो है ना बाबू जो है वो बात कर रहा है, यानी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज के जो छोटा छोटा जो टुकड़ा है, मानी छोटे छोटे, बच्चा बोलता है ना कि मम्मी मम, पापा आ, पापा जा, तो ये बोली है। पूरा लैंग्वेज क्या होगा कि मम्मी पानी चाहिए, पापा आ रहे हैं, पापा जा रहे हैं, ये तो लैंग्वेज है। लेकिन पापा आ, पापा जा, मम्मी मम, ये तो सिर्फ बोली है। इसका मतलब इसको कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है, या फिर भाषा के खंड को बोली कहते हैं। बोली सिर्फ बोल चाल के काम में आती है। यह भाषा का आरंभिक अवस्था यानी कि इनिशियल स्टेट माना जाता है। इस तरह से स्टूडेंट आपका ये पार्ट होता है एंड। अब हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको पार्ट लगा और नेक्स्ट आपको क्या जानना है। आप अपनी राय भी प्रकट कीजिए। और स्टूडेंट वीडियो आपको ऑफ कोर्स उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। प्लीज़ कम से कम आप अपने 5 दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान है ना वो उन तक भी इसका विस्तार हो पाए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर द वीडियो। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational video.